नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम पंजाब की खबर से, जहां कल देर शाम करीब 7:45 बजे पंजाब के मोहाली के इंटेलिजेंस ऑफिस में धमाका हुआ। ये धमाका आरपीजी से इमारत के बाहर से किया गया। जो आरपीजी दागा गया वो इमारत की तीसरी मंजिल की खिड़की से जाकर टकराया, जिससे वहां कुछ नुकसान हुआ है। इस धमाके को छोटा बताया गया है। इस पूरे मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये वारदात आतंकी नहीं है। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस का कहना है कि हमलावर आतंकी संगठन से हैं या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी से बात कर घटना की पूरी जानकारी ली है और वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। एक ब्लास्ट हुआ है, माइनर ब्लास्ट है, और बिल्डिंग जो इंटेलिजेंस वाली है उसके ऊपर किया गया है बाहर से, और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी तफ्तीश चल रही है। सारे हमारे सीनियर अफसर यहीं मौके पर हैं और तफ्तीश जारी है। केस रजिस्टर की देख यार, एक माइनर ब्लास्ट होया है, रॉकेट टाइप फायर नाल होया है। और मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गजाली, इस धमाके से जुड़ी क्या क्या जानकारी मिल रही है? कैसे हुआ ये धमाका और कौन वो लोग थे जिन्होंने ये हमला किया? किस तरह की जानकारी इस वक्त मिल रही है? जी देखिए, कल करीब शाम 7:30 बजे 7:45 पर यह धमाका हुआ है। इंटेलिजेंस का दफ्तर है मोहाली में, जो स्टेट इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है, उसके तीसरी मंजिल पर यह धमाका हुआ। और वहां पर जब शुरुआती धमाके के कुछ देर बाद सरकारी सूत्रों की तरफ से तो ये कहा गया कि यह आतंकी हमला नहीं है, धमाका बड़ा नहीं है। लेकिन बाद में जो पुलिस ऑफिसर की बाइट अभी आप सुन रही थी, वो एसपी हैं मोहाली जिले के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेलेंट ग्रेनेड जिसको कहा जाता है, कि एक रॉकेट टाइप की चीज से ही अटैक किया गया था, जिसका एक डैमेज्ड पार्ट वहां पर रिकवर हुआ है। तो बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हुई है। तीसरी मंजिल की दीवार और खिड़की के शीशे वगैरह टूटे हुए पाए गए। और जिस वक्त ये धमाका हुआ तो बिल्डिंग में अधिकारी भी मौजूद थे, पुलिस के स्टाफ भी मौजूद थे। और उसके बाद जो है, अब सूत्रों से ये भी पता चल रहा है, पुलिस ऑफिसर्स ने भी ये कंफर्म किया है कि 2 लोग एक गाड़ी से आए थे वहां पर और उस बिल्डिंग से कुछ दूर पे खड़े होकर उन्होंने ये फायर किया था। हालांकि पुलिस अभी इस पे आतंकी घटना है या इसमें आतंकी संगठन लिप्त है या नहीं है, उसके बारे में बोलने से बच रही है। अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत संगीन मामला हुआ है जो कल रात ये घटना हुई है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में पंजाब के अलग अलग इलाकों से आतंकी संगठन से जुड़े लोग या संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और कई असलहे और हथियारों के साथ कई लोगों को पकड़ा भी गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस इस एंगल पर भी तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल, बहुत हैरानी की बात है गजाली कि पुलिस का जो इंटेलिजेंस विभाग है, ऑफिस है, उसी के दफ्तर पर, और आप जो बता रहे हैं कि 2 लोग आए और वो चले गए वहां से। जाहिर सी बात है वहां सुरक्षा के इंतजाम, सीसीटीवी होंगे। क्या जो आरोपी दिख रहे हैं उनकी कोई पहचान, कोई सुराग मिल पाया है? फिलहाल पुलिस इन मामलों पे तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद ही जो है पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि वहां पर 2 लोग आए थे या गाड़ी आई थी। और खास करके ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का, महकमे का जो ये दफ्तर है, ये बिल्कुल मोहाली शहर के बीचों बीच है जी। काफी डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, रिहायशी इलाके भी आसपास हैं। अच्छा। तो सबसे चिंताजनक बात ये है कि अक्सर ऐसी घटनाएं या ऐसे लोगों की गिरफ्तारी सीमावर्ती इलाकों से होती है, या जो पाकिस्तान के साथ जिन जिलों के बॉर्डर लगते हैं वहां पर से ऐसी गिरफ्तारियां अक्सर होते रहती हैं या ऐसे हथियारों का जखीरा पकड़ा जाता रहा है। लेकिन शहर के बीचों बीच मोहाली जिला जो है या मोहाली शहर जो है वो बिल्कुल चंडीगढ़ से सटा हुआ है। तो चंडीगढ़ से भी आप समझ लें कि 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में पुलिस किस तरह से इसकी तफ्तीश कर रही है, किन किन चीजों पर इसकी नजर है। एक बात और जया, कि जब पुलिस ऐसे लोगों को पिछले एक हफ्ते में कई जगह से पकड़ चुकी है तो ये कहना गलत होगा कि पुलिस के पास इंटेल अलर्ट नहीं थे या पुलिस को इसकी जानकारी या हिंट नहीं होगी, क्योंकि नहीं होती तो इतने लोगों की गिरफ्तारी या इतने तरह के हथियारों को भी नहीं पकड़ा जाता। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि कुछ ऐसे संगठन या कुछ ऐसे लोग हैं जो पंजाब की अमन शांति को
भंग करने या माहौल खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उसमें से कुछ कोशिश नाकाम हुए हैं, ज्यादातर ये एक कामयाब कोशिश रही है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली पूरा डिटेल में बताने के लिए कि क्या कुछ हुआ था और किस तरह की कार्रवाई पंजाब पुलिस के द्वारा की जा रही है, किस तरह से लोगों पर भी नजर यहां पर रखी जा रही है। और जैसा कि आपने बताया वहां सीसीटीवी लगे हुए थे, उसमें 2 लोग गाड़ी से आए हैं और इस घटना को अंजाम देके वहां से जाते हुए दिखे। पुलिस और साथ ही एफएसएल की पूरी टीम इस मामले की जांच कर रही है। और दिल्ली के बाद पंजाब पुलिस पर राजस्थान में अपहरण की एफआईआर दर्ज की गई है। ये नामजद एफआईआर डीएसपी, एसएचओ सहित 14 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज हुई है। ये मामला अपहरण कर एनडीपीएस के झूठे मामले में फंसाने का है। पंजाब पुलिस पर आरोप है कि अफीम की बरामदगी के एक मामले में एक युवक को कोटा से पकड़ा और होशियारपुर से उसकी गिरफ्तारी दिखाई। ये एफआईआर बूंदी निवासी निर्मल सिंह ने कुन्हाड़ी थाने में दर्ज कराई और अपने बेटे हरनूर सिंह का अपहरण कर पंजाब ले जाने और झूठे केस में फंसाने के आरोप लगाए हैं। और राजद्रोह की धारा 124A की बात करते हैं, जिसको रद्द किया जा सकता है। इस मामले में केंद्र सरकार ने अपना रुख बदल दिया है। उस रुख को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। उसका कहना है कि वो अब इस पर पुनर्विचार करने को तैयार है। आपको बता दें, देशद्रोह कानून के व्यापक दुरुपयोग और इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को व्यापक उसकी आलोचना झेलते रहनी पड़ी है वक्त वक्त पर। उससे सुप्रीम कोर्ट खासा चिंतित रहा है। पिछले साल जुलाई में केंद्र सरकार से पूछा गया था कि वो महात्मा गांधी जैसे लोगों को चुप कराने के लिए अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किया गया इस प्रावधान को निरस्त क्यों नहीं कर रही है। बहरहाल सरकार ने अब अपना रुख बदला है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को ही हलफनामा देकर कहा कि वो राजद्रोह की धारा 124A पर विचार करने को तैयार है, इसलिए अदालत अभी सुनवाई टाल दे। जबकि पिछली सुनवाई में ही शुक्रवार को केंद्र ने कहा था कि इस कानून पर विचार करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अमृत महोत्सव के मौके पर अंग्रेजों के जमाने के इस कानून को बदल दिया जाए। Today we have made it very clear through an affidavit. हमने एफिडेविट के जरिए ये साफ कर दिया है और सरकार की मंशा बता दी है। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है और निर्देश दिया है कि हम राजद्रोह कानून के प्रावधानों को फिर से देखेंगे। मोदी जी ने पहले ही ये निर्णय ले लिया है कि औपनिवेशिक कानून जो कि अब बेवजह हैं उन्हें हटाएंगे और हमने प्रक्रिया के तहत अब तक 1500 ऐसे कानूनों को हटाए हैं। All the obsolete and colonial laws which are irrelevant in today's time, and in the process we have already removed close to 1500 obsolete laws. सरकार का ये फैसला ऐसे समय आया है जब उस पर धारा 124A के दुरुपयोग के आरोप बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 याचिकाएं लंबित हैं। दिलचस्प यह है कि जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कानून रद्द करने का वादा किया था, तब खुद प्रधानमंत्री ने इसकी आलोचना की थी। वो कभी तो उस कानून को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कभी स्टैंड बदल रहे हैं। इसलिए क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म और किसी अथॉरिटी, आखिर जो अथॉरिटी में है लोग, उन्हीं के खिलाफ तो लोग कुछ बातें करेंगे, उन्हीं की कमियों को तो उजागर करेंगे। और जो कमी को उजागर कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठा रहा है, उसको आप देशद्रोही करार दे दीजिए। ये कहाँ है? तो भाजपा ने जो कुछ कहा है कोर्ट में, उससे सारी लोकतांत्रिक शक्तियों को सावधान रहने की जरूरत है। ये कानून कभी महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक सहित कई स्वाधीनता सेनानियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। इसमें राज्य के खिलाफ असंतोष फैलाने के आरोप में किसी को उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। महात्मा गांधी ने इसे दमनकारी कानूनों का राजकुमार बताया था, लेकिन आजादी के बाद भी इस कानून का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता रहा है। अब सरकार के रुख पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर का इंतजार है। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राणा दंपति की। मुंबई सत्र न्यायालय से जमानत पर छूटने के बाद राणा दंपति की ओर से आए बयान उनकी मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। मुंबई पुलिस ने
कोर्ट में अर्जी देकर राणा दंपति सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। विशेष सरकारी वकील ने अर्जी में लिखा है कि राणा दंपति ने अपने बयानों से जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। सशर्त जमानत पर छूटी सांसद नवनीत राणा का यह बयान क्या उन्हें वापस जेल पहुंचा सकता है? इसी बयान को आधार बनाकर मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। सरकारी पक्ष का मानना है कि मीडिया से बोलने की पाबंदी के बाद भी दोनों ने इस केस से जुड़े बयान दिए हैं, जो जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। न्यायालय ने अंत में ऐसा लिखा है कि अगर इसमें से कोई भी कंडीशन का ये भंग करे तो उसका मतलब उनका जो जमानत दी गई वो ऑटोमेटिकली कैंसल्ड, यानी आपका परमानेंट कैंसल उसकी होती है। ऐसा एंटेल ऐसा वर्ड यूज किया है कोर्ट ने। इधर राणा दंपति मुंबई और महाराष्ट्र छोड़ दिल्ली निकल गए। दिल्ली में नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और ठाकरे सरकार पर ज्यादती का आरोप लगाया। दिल्ली पहुंचने के बाद भी नवनीत राणा ने बयानबाजी जारी रखी, लेकिन अदालत की शर्तों के उल्लंघन से इनकार किया। मुझे लगता है कि जो कोर्ट ने आदेश दिए थे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप बात नहीं करेंगे, उस पे मैंने कोई बात नहीं की है। मैंने उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, हम कोर्ट का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, करते थे, करती हूँ, करती रहूँगी, उसमें कोई डाउट नहीं। पर उसके बाद जो अधिकार मेरे पास है वो अधिकार का इस्तेमाल मैं जरूर। बहरहाल इतना तो जरूर है कि जिस तरह से बयानबाजी नवनीत राणा ने लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद की है, उसके बाद उनके ऊपर एक तरह से अदालत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लग चुका है और उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। इस बीच बीएमसी ने खार में नवनीत राणा के घर का सर्वे किया। बीएमसी को शक है कि राणा दंपति ने अपने घर में अवैध निर्माण किया है। दिल्ली से राजीव रंजन सिंह और मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक की, जहां दक्षिणपंथी संगठनों के उकसावे की कार्रवाई लगातार जारी है। श्री राम सेने ने कल कई जगहों पर सुबह अजान के वक्त भजन कीर्तन किया। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को यहां पर गिरफ्तार भी किया। मुस्लिम धार्मिक नेताओं का कहना है कि मस्जिदों में खास यंत्र लगाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अजान की आवाज को नियंत्रण में रखता है। देखते हैं रिपोर्ट। श्री राम सेने प्रमुख प्रमोद मुतालिक मैसूर में अजान के वक्त भजन कीर्तन करते हुए भगवान की आराधना के नाम पर सुबह सुबह कर्नाटक के शहरों में हुए ये भजन कीर्तन अजान के समय से होड़ करने की कोशिश में लगे दिखे। बेंगलुरु में पुलिस ने श्री राम सेने के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। श्री राम सेने इन गिरफ्तारियों से आहत है। क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? हम मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसके लिए हमें गिरफ्तार कर रहे हो? अपने मंदिर में हम पूजा अर्चना नहीं कर सकते? धिक्कार है, ऐसी बीजेपी सरकार पर धिक्कार है। पहले श्री राम सेने ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की। अब उनका आरोप है कि वहां से सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जबकि मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सख्ती से अमल हो रहा है इस यंत्र के जरिए, जो रात और दिन के हिसाब से सीमा तय करता है। हमने डिवाइस बनाकर हजरात उलमा की तरफ से और तंजीमों की तरफ से और जामे मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से तमाम मसाजिद को ये इत्तला दे दी है, तो मसाजिद वाले उस डिवाइस को लेके लगा रहे हैं और पूरी आवाज़ को जितनी डीबी में रखना है उसको कंट्रोल करते आ रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मंदिरों मस्जिदों के साथ साथ सभी धार्मिक और दूसरी संस्थाओं में ध्वनि सीमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हो। मैंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दूसरे राज्यों की तरह कर्नाटक में भी कोर्ट के फैसले का सही तरीके से पालन होना चाहिए। मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स के जरिए एक साथ आती आवाज किसी भी तयशुदा मापदंड को तार-तार करने के लिए काफी है। बेहतर होता कि सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर ये तय कर लेते
कि उनकी धार्मिक मान्यताओं से दूसरे धर्म के लोगों को असुविधा न हो। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सोमवार को एमसीडी की एक टीम बुलडोजर के साथ अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची, पर अवैध कब्जे के नाम पर एमसीडी को एक पुरानी दुकान की रंगाई पुताई करने के लिए बांस बल्ली जो लगाए जाते हैं वो मिले, जिसे मार्केट वालों ने खुद ही हटा लिया। ऐसे में बुलडोजर को बैरंग ही लौटना पड़ा। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। तकरीबन 3 घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एमसीडी के बुलडोजर को शाहीन बाग से बैरंग लौटना पड़ा। सोमवार को बीजेपी के मेयर वाले एमसीडी के कर्मचारी सैकड़ों पुलिस वालों के साथ कब्जे हटाने शाहीन बाग के जी ब्लॉक मार्केट पहुंचे, जहां पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता बुलडोजर के आगे लेट गए, जिन्हें पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद हिरासत में लेकर मौके से हटाया। एमसीडी के लोग बुलडोजर लेकर लगभग आधे घंटे घूमते रहे, लेकिन कब्जे के नाम पर उन्हें सिर्फ ये बांस बल्लियां मिली, जिनको इस इमारत में पुताई करने के लिए लगाया गया था। बुलडोजर इन बांस बल्लियों पर चलने ही वाला था कि ओखला के विधायक और शाहीन बाग मार्केट संघ के लोग बीच में आ गए। एमसीडी को कहा गया कि ये बांस बल्लियां यहां के लोग खुद हटा लेंगे। फिर 10 मिनट में ये बांस बल्लियां हटा ली गईं और एमसीडी का बुलडोजर लौट गया। इंक्रोचमेंट कहीं नहीं है। मुझे मालूम था ये खबरें दिखाएंगे कि हमने देखो अतिक्रमण हटा दिया। एक मस्जिद के आगे टेम्परेरी, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, टेम्परेरी वुजू खाना और उन्होंने टॉयलेट बनाया था अपनी जेसीबी से। मैंने कहा इसे मैं तुड़वाना चाहता हूँ। शाहीन बाग आरडब्ल्यूए का कहना है कि वो पिछले 15 दिन से खुद शाहीन बाग से कब्जे हटवा रहे हैं और सिर्फ शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए यहाँ बुलडोजर लाए गए। यहाँ पे कोई अवैध कब्जा नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। एक खाली व्हाइट वॉश के लिए पाइप गाड़े गए थे और वो 40 साल पुरानी बिल्डिंग है। और ये हिंदुस्तान के दुनिया में जहाँ पे भी व्हाइट वॉश होता है तो उसके लिए बांस बल्ले गाड़ते रहते हैं। कहीं से अवैध कब्जा नहीं है कहीं पे भी। आपने भी देखा होगा यहाँ से भी बाकायदा थोड़ी सी ठेली रेहड़ी पटरी लगती है, वो लोगों ने खुद ही हटा ली थी। इसके अलावा कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि 3 घंटे कैसे शाहीन बाग में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सुबह 10 बजे जी ब्लॉक मार्केट पहुंची एमसीडी। सुबह 10:15 बजे एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा। सुबह 10:30 बजे दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, पुलिस के साथ सीआरपीएफ भी मौजूद थी। सुबह 11 बजे कांग्रेस के कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए। 11:15 बजे मौके पर आप के विधायक अमानतुल्लाह पहुंचे। दोपहर 12 बजे स्थानीय विधायक मार्केट एसोसिएशन के हस्तक्षेप के बाद एमसीडी को मचान हटाने का भरोसा दिया। दोपहर 12:30 बजे स्थानीय लोगों ने मचान हटा लिया। दोपहर 12:45 पर मौके से बुलडोजर चला गया। इस बीच शाहीन बाग मामले में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था। वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसके लिए हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अब याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को यहां याचिका नहीं देनी चाहिए थी। कल घरेलू गैस के दाम 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए। वही दिल्ली का नगर निगम है जिसने 5 महीने से पूर्वी दिल्ली में शिक्षकों को पैसे नहीं दिए, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और वही नगर निगम सोचिए कि सैकड़ों पुलिस वाले बुलाता है, बुलडोजर बुलाता है, कितना पैसा खर्च होता है इन तमाम चीज़ों में। तो वाकई में ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा अगर सिर्फ बांस बल्लियों को हटाने के लिए खर्च किया जाए तो वाकई में जनता के पैसे का दुरुपयोग है। फिलहाल एमसीडी फिर वापस आए हो सकता है और अवैध अतिक्रमण अगर यहाँ है तो पूरी दिल्ली में है। तो ये एक बड़ी ड्राइव चलानी चाहिए कि हर रोज अतिक्रमण हटाए जाए, चाहे वो कनॉट प्लेस हो, खान मार्केट हो या अमीरों की बस्ती सैनिक फार्म। सहयोगी मोहम्मद मुसलिन और रवि शंजन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश इस वक्त आटे के संकट से जूझ रहा है। आटे की कीमतें भी आसमान छू रही है, बावजूद इसके किसानों को इससे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। आइए समझते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर गेहूं की इस भारी कमी की वजह क्या है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों पर पड़ा है, लेकिन इसका फायदा हरियाणा और पंजाब के किसानों को अभी तक नहीं मिला है। हरियाणा के कैथल के किसान सुभाष चंद का कहना है कि इसका फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं।
की बार जी 8 कुंटल होया, तो पहली बार 24 कुंटल लिकड़ी दी थी, क्या 16 कुंटल लिकड़ी है जी। तो इसी वजह से एक तो खार नहीं मिला टाइम पे, तो बरसात ने भी मार करी है। तो बाकी एक गला तेल बच गया, सिलेंडर घर के खर्चे बहुत बढ़ गए जी ललिता। तो इस सरकार को सपोर्ट कर रही है ललिता कणक को, ललिता मारे को लले मुआवजा दे रही है, कम से कम 500 रुपये मुआवजा देना चाहिए। गेहूं की कीमतों में और बढ़ोतरी का अंदाजा है। बावजूद इसके ज्यादातर छोटे किसान अपनी फसल को बचाकर नहीं रख पा रहे हैं। इसके पीछे वजह है छोटे खेत होना, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होना और गोदाम की कमी। लेकिन फसल कम होने और जमाखोरी की वजह से आटे की कीमत बढ़ गई है। पूरे देश में आटे की औसत कीमत 7 मई को करीब 32 रुपए प्रति किलो थी। सालाना आधार पर इसमें 9.15% की तेजी दर्ज की गई। 7 दिसंबर 2021 को औसत कीमत 30 रुपए किलो थी। चेन्नई में 34 रुपए, कोलकाता में 29 रुपए और दिल्ली में 27 रुपए किलो रहा। खाद्य मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक इस साल रबी के मौसम में 195 टन गेहूं की खरीद होगी। ये सरकार के पहले की खरीद के 444 लाख टन के टारगेट से काफी कम है और पिछले साल के 433 लाख टन की खरीद से भी कम है। आटे की कीमत बढ़ने से बेकरी के सामान के दाम भी बढ़ गए हैं। थोड़ा फर्क पड़ा है पहले से, 1 रुपये और 2 रुपये किलो का डिफरेंस है पहले और आज के रेट में। ये चीज़ तो सभी महंगी हुई है, उस हिसाब से गेहूँ भी महंगी है, गेहूँ महंगी होने से आटा भी महंगा है। अब ये दोहरी मार पड़ गई है बेकरी पे कि जैसे अब मैदा भी बढ़ गया। अब ये हमारे बस में नहीं था। अब जैसे हम इंतज़ार में थे कि पहले कंपनी के रेट बढ़ाएं, अब जैसे अप्रैल में था, अब अप्रैल से आज तक 500 रुपये क्विंटल का रेट मैदे का बढ़ चुका है। अब ये बेकरी वाले अब इनकी हालत ऐसी हो गई कि अब ये अपने ऊपर नहीं ले सकते। अब इन्होंने सामान का रेट का बढ़ाना उनकी मजबूरी होगी। गेहूं की कमी का असर आने वाले दिनों में पैकेज्ड फूड की कीमतों पर भी दिखेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी गेहूं को कम किया है। वहीं अब सरकार को गेहूं की कीमत पर घरेलू बाजार में भी नजर रखनी होगी, जिससे महंगाई अचानक ना बढ़े। कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की बात करते हैं, जो बेहद मुश्किल दौर से इस वक्त गुजर रहा है। आर्थिक हालात यहां बदतर हो चुके हैं। विरोध प्रदर्शनों के बीच आखिरकार प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में पिछले 2 महीने से आर्थिक संकट है। आपातकाल लगाने और पुलिस की बर्बरता के बावजूद बड़ी संख्या में लोग लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो श्रीलंका की हालत ये हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। श्रीलंका में सरकार समर्थकों और विरोधियों में हिंसक संघर्ष हो रहे हैं। इसमें सत्तारूढ़ दल के एक सांसद की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। श्रीलंका में बेमियादी कर्फ्यू लगाया गया है। आगे बढ़ रहे हैं और एक खबर इस वक्त बड़ी खबर नागपुर से आ रही है। लावारिस बैग एक विस्फोटक से भरा हुआ बरामद हुआ है। स्टेशन के बाहर ये लावारिस बैग जो है मिला है और बैग से 54 जिलेटिन की स्टिक्स बरामद हुई हैं। एक डेटोनेटर भी इस बैग से मिला है। फिलहाल नागपुर पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये बैग जो है ये नागपुर स्टेशन के बाहर पहुंचा कैसे। तो कई सारे सवाल ये खबर जो है लेकर आई है अपने साथ, क्योंकि लावारिस बैग मिला है स्टेशन के बाहर। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील सिंह जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुनील, लावारिस बैग स्टेशन के पास मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, लेकिन एक राहत ये ली जा सकती है कि कोई बड़ी वारदात होती उससे पहले ये बैग जो है वो जब्त कर लिया गया। क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? बिल्कुल अदिति, राहत की बात यही है कि बैग नजर में आ गई और उसमें से विस्फोटक जब्त कर लिया गया। लेकिन अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर ये विस्फोटक वहां पर क्यों रखा गया था और इस बैग में से कौन कहां ले जा रहा था, उसकी मंशा क्या थी। पुलिस से अभी तो जो बात हुई है, नागपुर के पुलिस आयुक्त अमतेश कुमार से बात हुई, उनका कहना है कि 44 डेटोनेटर मिले हैं, लेकिन उसमें विस्फोटक सामग्री बहुत ही कम थी, यानी कि उसका जो इंटेंसिटी थी वो सिर्फ एक पटाखे की जितनी थी, तो बहुत गंभीर मामला नहीं है। लेकिन ये जरूर सवाल बना हुआ है कि अभी तक ये किसने वहां पे रखा था या कौन था और कहां ले जा रहा था, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। नागपुर हम जानते हैं किस तरह से वहां पर एक संवेदनशील है और वैसे नागपुर के कुछ जो ग्रामीण इलाके हैं वो जो कि नक्सल प्रभावित भी हैं और साथ ही वहां पर
दूसरी गतिविधियां भी कभी कभी होती रहती हैं। तो उसी हिसाब से पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। हालांकि अभी तक ये सवाल बना हुआ है कि आखिर ये साजिश थी या फिर किसी खदान के लिए ले जाया जा रहा था, कोई गलती से भूल गया है। इसकी पूरी की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिली। शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर नागपुर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि जो विस्फोटक है उनकी क्षमता काफ़ी कम है। और यहाँ पर जिस तरह से सुनील बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, उसमें कोई धमाका करना हो, उसके लिए भी क्या ये हो सकता है, लेकिन ये सब जांच का विषय है क्योंकि ये साजिश भी हो सकती है। और अब अमेरिका का रुख करते हैं, जहां पर अलास्का में लैंडस्लाइड का एक वीडियो सामने आया है। ये लैंडस्लाइड शनिवार शाम को हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ है। मलबे को हटाने का काम फिलहाल किया जा रहा है। जिस वक्त ये भूस्खलन हुआ उस वक्त दर्जनों पेड़, पत्थर और बहुत सी धूल जाकर अलास्का की खाड़ी में जा मिली है, जिस कारण सड़क का रास्ता जो है वो कट गया है। फिलहाल इसकी मरम्मत की जा रही है। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो पहली खबर पंजाब से कि किस तरह से मोहाली में जो रॉकेट से हमला हुआ है, ग्रेनेड से, रॉकेट ग्रेनेड से, वो जो है उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये आया कहां से। दूसरी खबर, अब बदलेगा अंग्रेजों के जमाने का देशद्रोह कानून, क्योंकि अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है जिसमें सरकार का रुख बदला हुआ नजर आया है। तीसरी खबर वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी हुई, जिसमें सर्वे की तारीख अब तय करेगा कोर्ट। आज फिर सुनवाई होनी है। चौथी खबर, सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बैठक में कहा है कि पार्टी का कर्ज चुकाने का ये वक्त है। और पांचवी खबर श्रीलंका से जुड़ी हुई, क्योंकि वहां पर हालात हो गए हैं बेकाबू, कुछ मंत्रियों के घर तक जला दिए गए हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, इस पोल में हिस्सा लें, अपनी पसंद की खबर चुनें, उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।